नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है पंचायती राज फाइनेंस। ये सब्जेक्ट सिर्फ गवर्नेंस और पॉलिटी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि रूरल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की पूरी फिलॉसफी इसके अंदर छिपी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं। हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक रिपोर्ट टेबल की, जिसमें उन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी पीआरआईज को फंड किस तरह डिवोल्व किए जा रहे हैं। डिवोल्यूशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जो भी पैसा और पावर हायर गवर्नमेंट्स से लोकल गवर्नमेंट्स तक जाना चाहिए, वो वास्तव में कितना पहुंच रहा है। कमेटी का ऑब्जर्वेशन साफ है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुए 3 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में पंचायत को वो प्रैक्टिकल और डे टू डे कंट्रोल नहीं मिला जो उन्हें दिया जाना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली इमेजिन किया था कि पंचायत राज को 3 चीज़ें मिलनी चाहिए, यानी कि फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज, जिन्हें कलेक्टिवली 3Fs कहा जाता है। लेकिन आज भी इन तीनों में से 2 लेग्स जो है वो वीक हैं। फंक्शंस जो है वो थियोरेटिकली लिस्ट किए गए हैं, लेकिन फंड्स और स्टाफ अभी भी लाइन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। पंचायत थियोरेटिकली अकाउंटेबल है, लोग उस तक शिकायत लेकर जाते हैं, इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रिसोर्सेज और मैन पावर उनके पास नहीं है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये पूरे सिस्टम को वीक बनाती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर सबसे क्रिटिकल हिस्सा फाइनेंस का है। कमेटी ने बार बार अंडरलाइन किया है कि पंचायती राज सिस्टम की सबसे बड़ी बोटलनेक है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, और अगर पैसा इरेगुलर होगा, टाइड होगा या प्रोसीड्यूरल हर्डल्स में फंसा होगा तो लोकल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली सफर करेगा। दोस्तों, अब डिटेल में समझते हैं कि इशू एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहली समस्या है श्रिंकिंग बजट स्पेस। सक्सेसिव यूनियन बजट्स में पीआरआई के लिए डेडिकेटेड एलोकेशन उतने प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहे जितनी जरूरत है। इन्फ्लेशन और रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ को कंसीडर करें तो जरूरत कई गुना है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफर कम हो रहा है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि पंचायत या तो प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर देता है या फिर हैवली डिपेंड करते हैं टाइड ग्रांट्स पर और डिपार्टमेंटल स्कीम्स पर। फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल यही कहता है कि पैसा सिटीजन्स के जितना करीब होगा उतना इफेक्टिव यूज होगा, लेकिन जब पंचायत को पैसा ही नहीं मिलता तो हेल्पलेस हो जाती है। दूसरी समस्या है टाइड और अनटाइड ग्रांट्स का इम्बैलेंस। 15th फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट्स अलोकेट किए उनमें रफली 60% टाइड थे, वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए थे, जैसे कि सैनिटेशन या ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और सिर्फ 40% जो ग्रांट्स थे वो अनटाइड थे। टाइड ग्रांट्स नेशनल प्रायोरिटी को फुलफिल करने के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार पंचायत के लोकल एरिया में उस स्पेसिफिक सेक्टर में इमीडिएट रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर सैनिटेशन का पैसा अवेलेबल है, लेकिन गांव के अंदर ऑलरेडी ओडीएफ स्टेटस जो है अचीव हो चुका है, तो वो पैसा आइडल पड़ा रहता है। वहीं दूसरी ओर विलेज का कोई कल्वर्ट टूट गया है या हेडपंप खराब हो गया है, उसके लिए इमीडिएट पैसा चाहिए, लेकिन अनटाइड ग्रांट कम होने की वजह से पंचायत कुछ नहीं कर पाती। रिजल्ट ये होता है कि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज रहते हैं और एक्चुअल लोकल नीड्स जो है वो पूरी ही नहीं हो पाती। तीसरी समस्या है पंचायत इलेक्शन में डिले। कई बार लीगल डिस्प्यूट्स, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स की वजह से पंचायत इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। जब इलेक्शंस डिले होते हैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते और पूरे सिस्टम में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। बिना इलेक्टेड बॉडी के प्लानिंग और अप्रूवल्स ढीले पड़ जाते हैं, फंड्स जो है प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते और कई बार लैप्स हो जाते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो एपिसोडिक नेचर का हो जाता है, मतलब कभी तेज कभी स्लो, कंटिन्यूटी जो है वो मिसिंग हो जाती है। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ की वीकनेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने इमेजिन किया था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वो ब्रेन होंगी जहां पंचायत और म्यूनिसिपल प्लान्स को इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर डीपीसीज बहुत वीक है, इरेगुलर मीटिंग्स होती हैं और कई बार फॉर्मेलिटी तक ही सीमित रह जाती हैं। रिजल्ट ये होता है कि विलेज, टाउन और लाइन डिपार्टमेंट्स 3 अलग अलग डायरेक्शन में प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिससे जो वर्क का डुप्लीकेशन बढ़ जाता है। इससे जो एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। 5वां बड़ा इशू है स्टेट फाइनेंस कमीशंस यानी एसएफसीज का इरेगुलर होना। कॉन्स्टिट्यूशनली एसएफसीज का रोल है कि वो पीरियडिकली रिकमेंड करें कि स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज का कितना हिस्सा लोकल बॉडीज को डिवोल्व करेंगे। आइडियली एसएफसी उसी तरह का काम करता है जैसे यूनियन फाइनेंस कमीशन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टेट जो है रेगुलेटरी मेंटेन नहीं करते। कई स्टेट जो हैं अभी तक 6th फाइनेंस कमीशन तक नहीं पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स जो है वो डिले होती रहती हैं, रिकमेंडेशन जो है इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती, और इसी वजह से पीआरआई जो है
अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। उसके अलावा छठा जो इशू है वह कंप्लायंस बेस्ड फंड फ्लो। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायत को अपना ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अपलोड करना कंपलसरी होता है, लेकिन कैपेसिटी लो होने की वजह से कई बार पंचायत टाइमली और प्रॉपरली अपलोड नहीं कर पाते। उसका रिजल्ट ये होता है कि फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स भी होल्ड कर लेता है। इसकी वजह से सिटीजन्स इनडायरेक्टली पनिश हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निकली या प्रोसीजरल लैप्स की वजह से फंड फ्लो जो है वो रुक जाता है। इसके अंदर एक और समस्या आपको मैं बताना चाहूंगा, वो है OSR वीकनेस, यानी कि ओन सोर्स रेवेन्यू वीकनेस। RBI डेटा क्लियरली बताता है कि OSR अभी बेरली 1.1% ऑफ पंचायत इनकम है। इसका मतलब है कि पंचायत मोस्टली ट्रांसफर्स पर डिपेंड रहती हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर चार्जेस, लोकल फीस, ये सब प्रॉपरली मोबिलाइज ही नहीं हो रहे। जब तक पंचायत खुद रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं करेगी तो उसकी ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। छोटे छोटे अर्जेंट वर्क्स भी हायर लेवल पर अप्रूवल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो दोस्तों ये पूरी पिक्चर बताती है कि पंचायत राज फाइनेंस में कितनी बोटलनेक्स है। अब सवाल ये है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंस क्यों मैटर करते हैं। जब पंचायत के पास रिलायबल और फ्लेक्सिबल मनी होता है तो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले टारगेटिंग इंप्रूव होते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं। वो जानते हैं कि किस हैमलेट तक रोड नहीं पहुंच पाई, कौन सा वाटर रिसोर्स जो है हर साल सूख जाता है, कौन सा स्कूल बाउंड्री वॉल के बिना अनसेफ है। मतलब लोकल नॉलेज डायरेक्टली ट्रांसलेट होती है बेटर टारगेटिंग के अंदर। दूसरा बेनिफिट है डिलीवरी स्पीड। जब ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स कम हो जाती हैं और पंचायत के पास अनटाइड फंड्स अवेलेबल होते हैं तो छोटे वर्क्स क्विकली एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ब्रिज टूट जाए और इमीडिएट रिपेयर की जरूरत हो तो अनटाइड ग्रांट से पंचायत तुरंत एक्शन ले सकती है। इससे जो डिले है वो रिड्यूस होती है और बड़े कॉस्ट जो है प्रिवेंट हो जाते हैं। तीसरा बेनिफिट है स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों सिटीजन्स जो है पंचायत ऑफिस में इजीली जाकर पूछ सकते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हुआ है। इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, जिससे अकाउंटेबिलिटी शार्पन होती है। जब लोगों को पता है कि रिप्रेजेंटेटिव अप्रोचेबल है और फंड्स जो है लोकली अवेलेबल हैं, तो ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन दोनों बढ़ते हैं। दोस्तों अब देखते हैं जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी उनके बारे में। कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं वो काफी सेंसिबल और प्रैक्टिकल है। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने की बात की गई है। अगर किसी पंचायत के पास सैनिटेशन का सरप्लस पैसा है लेकिन टारगेट पहले से ही पूरे हो चुके हैं तो उसे अलाउ किया जाना चाहिए कि जो बचा हुआ पैसा है उसको रीअलोकेट किया जाए और किसी दूसरे काम के अंदर उसको यूज किया जाए। साथ ही अनटाइडेड ग्रांट्स की प्रपोर्शन बढ़नी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला बैकवर्डनेस, पॉपुलेशन एरिया और वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिसाइड करना चाहिए। कमिटी ने जो दूसरी रिकमेंडेशन दी है वो दी है इलेक्शन डिले के ऊपर। कमिटी ने कहा है कि इलेक्शन डिलेज के दौरान कंटिन्यूटी मेंटेन करने का मैकेनिज्म बने। आइडियली इलेक्शंस ऑन टाइम होने चाहिए, लेकिन अगर अनअवॉइडेबल डिले होता है तो लीगली बैक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि नॉमिनेटेड बोर्ड या रिप्रेजेंटेटिव, जिनकी मदद से टेम्परेरी फंक्शन जो है वो किए जा सकते हैं ताकि डेवलपमेंट कंप्लीटली पैरालाइज ना हो और मिसयूज भी ना हो। तीसरी रिकमेंडेशन है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस में काम करना होगा। स्टेट को एंगेज करना होगा हाईएस्ट लेवल पर ताकि SFCs रेगुलर हो। जब SFC साइकिल प्रिडिक्टेबल होंगी तभी पंचायत मल्टी लेयर प्रोजेक्ट्स कॉन्फिडेंटली प्लान कर पाएंगे। चौथी जो सजेशन है वो है कि GDP प्लानिंग कंप्लायंस बोटलनेक को फिक्स किया जाए। पंचायत मेंबर्स और सेक्रेटरीज को ट्रेन करना होगा ताकि वो क्रेडिबल GPDP बना सके और पोर्टल पर प्रॉपरली अपलोड कर सके। GPDP जो रिपोर्ट है उसको बोला जाता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। पांचवा जो मेजर रिकमेंडेशन है वो ये है कि पंचायत को फंक्शनरीज पर रियल कंट्रोल मिले। अगर हेल्थ या वाटर पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है तो नर्स या पंप ऑपरेटर पंचायत के अंडर अकाउंटेबल होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ग्रेजुअली डेवलप करना होगा विद सेफगार्ड और प्रॉपर ट्रेनिंग ताकि पंचायत इफेक्टिवली डिलीवर कर सके। और जो लास्ट सजेशन है वो ये है कि ईयरली स्टेट ऑफ डिवोल्यूशन रिपोर्ट पब्लिश किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एक बेंचमार्किंग एक्सरसाइज कर सकती है जहां क्लियरली बताया जाए कि कौन से स्टेट्स ने 3Fs में प्रोग्रेस किया है और कौन पीछे रह गए हैं। ये जो है हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करेगा और स्टेट को बेटर परफॉर्मेंस करने की तरफ एक बढ़ावा देगा। अंत में ओन सोर्स रेवेन्यू इसको भी बढ़ाना होगा। पंचायत को टेक्निकल टूल्स प्रोवाइड करने होंगे जैसे GIS बेस्ड प्रॉपर्टी मैपिंग, वैल्यूएशन, बिलिंग सिस्टम और साथ ही पॉलिसी स्पेस भी देना होगा ताकि रैशनल यूजर चार्जेस लगा सके और एनफोर्समेंट इंप्रूव कर सके। पंचायत को रिवार्ड भी करना होगा जो क्लीन ऑडिट्स, बेटर कलेक्शन और सिटीजन सेटिस्फेक्शन को शो करे। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन
एक्चुअली एक 3 लेग्स टूल है। अगर फंड वीक्स हैं तो फंक्शंस और फंक्शनरीज भी काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि पंचायत राज फाइनेंस की स्ट्रेंथ डायरेक्टली लिंक होती है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ से। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया जेन्युइनली बॉटम अप डेमोक्रेसी बने, इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लोकल लेवल पर इंप्लीमेंट हो, तो पंचायत को स्ट्रॉन्ग फाइनेंस देना होगा। अदरवाइज 73rd अमेंडमेंट एक्ट की स्पिरिट जो है वो खाली रह जाएगी, वो होलो रह जाएगी। अब टाइम आ गया है कि हम पंचायत को सिर्फ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंसल्टेशन न मानकर रियल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस और डेवलपमेंट बनाएं। यही जो है हम एक रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल और प्रोस्पिरस रूरल इंडिया की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।